Hello students, as you know that beta, we are doing your chapter number 5, Theory of Demand. Theory of Demand from your TR Jain book, ठीक है? TR Jain book. Clear बच्चे? And today's date is 28/10/2020. So in today's class the topic which I am going to start with you is your market demand. Which topic beta? Market demand. Market demand. In your market demand beta, market demand function. This is the topic which we will start today. In market demand function, yesterday also I have given the hint about this topic, that is your market demand function is equal to function of Px into PR Y T E N and YD. Relationship of all these things with Px. What is your Px? Px is on price of the product. Sorry. What is your PR? PR is price of related goods. Related goods are of two types. First, substitute goods. Second, complementary goods. Then beta, Y is your income. Under income I have told you about three types of good, that is normal goods. Then I have told you about inferior goods. And along with this I have told you about necessity goods also. ये सारे केसेस जो हैं इसके, ये मैंने कल भी आपको बताए थे, जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में बताए थे, उनका और इनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम रहेगा बेटा. Then I have told you this is your first, second, third. Then I have told you about taste and preferences. And then on fifth number I have told you about expectations. ये सारा मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ. Now I am going to start your sixth, that is N. What does this N represents? This N represent population, size, oblique number of buyers. नंबर ऑफ बायर्स. इसका क्या रिलेशनशिप है मार्केट डिमांड से? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस. डिमांड ऑल्सो, जब खरीदने वाले ही ज्यादा हो जाएंगे तो डिमांड तो अपने आप बढ़ेगी बेटा, है ना? तो डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एज पॉपुलेशन डिक्रीजेस, अगर ये कम होती है तो डिमांड भी कम होती है. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप
पॉजिटिव का मतलब ही ये होता है बेटा, एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना, एक के घटने से दूसरे का घटना। और नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, जब एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज घट जाए, और एक चीज घटे घटे तो दूसरी चीज बढ़ जाए, उसको नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। सो पॉपुलेशन और डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड डिमांड। ठीक है बेटा, गॉट इट? ओके। देन बच्चे, ऐसा क्यों होता है जब हम अगर फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फीमेल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कैसे इंक्रीज हो रहा है। देन योर सेवेंथ पॉइंट which I had to discuss with this, that one is your YD. YD is represented by here distribution of income. यहाँ पे YD से क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। PX से क्या मतलब है, ऑन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। PR से क्या मतलब, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनकम से क्या मतलब है, इनकम। T से मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। E से मतलब है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है बेटा, एंड दिस इज योर Y, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसका रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे कैसा है डिमांड के साथ। इज इट क्लियर बेटा? ओके। Market demand is also influenced by change in distribution of income in the society. If income is equally distributed, there will be more demand. If distribution of income among all the persons is same or equal, ठीक है, देन डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है बेटा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, इक्वल होगा सबके बीच में, ऑल द मेंबर्स एंड ऑल द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इट विल बी डिमांड विल इंक्रीज। अगर ये इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट सेम, अगर ये सेम नहीं होगा, इज नॉट इक्वल, ठीक है, देन डिमांड विल डिक्रीज। तो आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि हमारी कंट्री में जो है पुअर पीपल्स बहुत ज्यादा है, और अगर पुअर पीपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम इनकम से होगा तो उनके पास पैसे कम होंगे, और वो उस पैसे के अकॉर्डिंग जो है डिमांड्स जो है कम रख पाएंगे। क्लियर बेटा? सो दिस इज, ये दो आपके रहते थे, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चे, गॉट इट? इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कैसा रिलेशनशिप था, नेगेटिव। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा था, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये आपको सिंपल ये नेगेटिव पॉजिटिव ये लर्न करने हैं। अगर आप इतना रिमेम्बर कर पाओगे ना किसके साथ डिमांड का कैसा रिलेशनशिप था, सो यू विल बी एबल टू डू over here. It is a fall in price of one causes increase in demand of another. In this it was negative, and in this it is positive. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है। फिर आपका जो इनकम था बेटा, इन योर इनकम, यहां पर आपका जो नॉर्मल गुड्स में था जो पॉजिटिव इफेक्ट था, इंफीरियर गुड्स में आपका नेगेटिव इफेक्ट था, और नेसेसिटी गुड्स में तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता क्योंकि वो हमारे जरूरी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बेटा टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको करा ही दिया था। Now I will start with your next topic, that is your topic number 5 as per your book. And what is that topic beta? That topic is
लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा टॉपिक बच्चा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? इट इज योर 5th टॉपिक ऑन योर पेज नंबर 111 ऑफ योर TR जैन बुक। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सिर्फ जो मैं लिख रही हूं ना वो ही आपको करना है इसमें से। लॉ ऑफ डिमांड states that other things being constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and on price of the commodity। लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ हम दो चीजों की रिलेशनशिप देखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड और ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन दोनों के बीच में बाकी चीजें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम, ये सारी चीजों को हम कांस्टेंट मानेंगे। ये मानेंगे कि ये चीजें चेंज नहीं होती, ये चीजें फिक्स हैं। उन सबको कांस्टेंट मानने के बाद बेटा जो रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, दैट इज सेइंग लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप। मीन्स अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम होगी और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड योर इनवर्स रिलेशनशिप। इज इट क्लियर बेटा? The law of demand states that other things being equal, quantity demanded increase with the decrease in on price and vice versa. In other words, there is an inverse relationship between quantity demanded of the commodity and in on prices. The terms implies other things are being constant. Why are goods demanded? ठीक है बेटा, गुड्स को डिमांड क्यों किया जाता है? ये आपका पर्पल बॉक्स है आपकी बुक के अंदर। We demanded goods and services because these have capacity to satisfy our wants. हम गुड्स को डिमांड क्यों करते हैं? ये एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। Why are goods demanded? ये भी आपको करना है। गुड्स को हम डिमांड क्यों करते हैं? Its answer is given in focus zone in your purple box. From there you have to do on page number 111। क्लियर बेटा? और इसमें लिखा क्या है कि हम डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि गुड्स जो है उनकी कैपेसिटी होती है दैट दे कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स। इज इट क्लियर बेटा? अब जो है आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको हम एक डिमांड शेड्यूल और एक डिमांड कर्व से एक्सप्लेन करेंगे। वो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। जस्ट यू लुक दैट इट इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखना होता है आपको। अगर ये क्वेश्चन आए तो सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड बोले तो डेफिनेशन भी, डायग्राम भी और टेबल भी, सब कुछ लिखना होता है बेटा हमें। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे? First of all we will start with the demand schedule। मीन्स ये भी मैं आपको सिर्फ बनाऊंगी, इसमें जो जो लिखा है उसको एक्सप्लेन तो आप ही करोगे। जस्ट आई विल गिव यू द हिंट रिगार्डिंग दिस एंड इट इज योर QX इन योर यूनिट्स। अब देखो बेटा, अगर आपका प्राइस 10 है तो आपकी क्वांटिटी है 100। अगर आपका प्राइस 9 हो जाता है योर क्वांटिटी इज 150। एंड अगर प्राइस और कम हो जाता है, 8 रुपये हो जाता है,
तो योर क्वांटिटी इंक्रीजेस टू 200। आप देख सकते हैं जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ कम हो रहा है ना, ये कम हो रहा है ना बेटा, इट इज डिक्रीजिंग। तो वैसे वैसे आपका जो ये क्वांटिटी है ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं क्वांटिटी इंक्रीज होती है, और अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम होती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको जब एक्सप्लेन करना है ये बताना है कि जब प्राइस 10 था तो यूनिट 100 थी, लेकिन अगर प्राइस जब 1 रुपये कम हो गया, मतलब 9 रुपये हो गया, तो आपकी क्वांटिटी 50 यूनिट बढ़ गई। 100 से 50 बढ़ने का मतलब है 150 हो गई है। ऐसे आप इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है, डिमांड शेड्यूल है, पहले भी एक बार बताया था। फिर बेटा ये टेबल के साथ साथ आपको ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है, graph also you have to draw and explain. That is, it is your x, it is your y. Here we will take quantity in units and here we will take price in rupees. ग्राफ्स तो बनाने आते ही होंगे ना आपको, बिल्कुल इक्वली आप पहले मेंशन करेंगे। हम 50-50 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, 50, 100, 150 एंड 200। और यहाँ पे बेटा हम ये ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लॉट करेंगे। आपको बिल्कुल स्केल से एग्जैक्ट बनाना है, अदरवाइज आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो बेटा देखो, अगर आपका प्राइस 10 है तो आपकी क्वांटिटी कितनी है, 100। तो आप इसको ऊपर तक देखिए कहाँ तक जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। फिर आपकी जब 9 है तो ये कितनी है, 150। तो 9 के अकॉर्डिंग आपका ये वाला आ जाएगा 150। ठीक है, अच्छे से प्लॉट करना है। आप ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसीलिए आई एम डूइंग लाइक दिस। 8 पे 200 बेटा, ठीक है, यहाँ पर ये 200। तो जब इनको ज्वाइन किया जाएगा, जो लाइन आपको मिलेगी दैट विल बी योर डिमांड कर्व। और जरूरी नहीं है ये आपके ग्राफ में इतनी ऊपर जाके मिले, ये नीचे भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है आपने इसको कैसे हिसाब से बनाया है, क्या ये डायमेंशंस लिए हैं। तो ये मत सोचना मैं हमने ऊपर जाके बनाया तो ऊपर बनाए हम भी। जैसे आप लोगे बेटा उसी के अकॉर्डिंग ये बनता चला जाएगा। अब आप देख भी सकते हो, मैं इसमें एक ये पॉइंट ले लेती हूँ आपका ए पॉइंट, और इसको मैं बी ले लेती हूँ। अगर आपका प्राइस 10 है तो व्हाट इज योर क्वांटिटी, 100। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस पी मान लेते हैं, और इसको हम क्यू मान लेते हैं। जैसे ही आपका प्राइस कम होता है, कितना, पी से P1 हो जाता है, मतलब 10 से 8 हो जाता है, तो आपकी क्वांटिटी मतलब प्राइस कम होगा तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी बेटा, 100 से 200 हो गई है। ए से बी की बात करें हम, अगर आपका 2 रुपये प्राइस घट गया तो आपकी क्वांटिटी 100 यूनिट्स बढ़ गई है। सो दिस इज योर, ये जो इतना सा पोर्शन है ये क्या दिखाता है आपका, डिक्रीज इन प्राइस। और इस डिक्रीज इन प्राइस की वजह से बेटा ये जो इतना सा पोर्शन है ना हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या दिखाता है, इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यही चीजें हैं आपको जो अच्छे से आपके उसमें एक्सप्लेन करनी है कि इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ वाई लिया है। जो चीजें मैंने आपको इसको बनाते टाइम बोली है वही सारी एक्सप्लेनेशन में आएंगी। ठीक है बच्चा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब जो एजम्पशंस हैं आपके, लॉ ऑफ डिमांड है, अगर ये कोई लॉ है तो इसके कुछ एजम्पशंस भी होंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है, मैं थोड़ा पेज बचाने की कोशिश करूंगी। तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इज ओवर। अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एजम्पशंस। क्या बताती हूँ, एजम्पशंस। अगर आपके पेपर में लॉ ऑफ डिमांड आएगा तो पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट यू विल राइट डेफिनेशन, देन यू विल डू एक्सप्लेनेशन, देन यू विल डू
एजम्पशंस। तो अलग से भी आ सकती हैं एजम्पशंस, नहीं भी आएंगी तो आपको लॉ ऑफ डिमांड अगर आ गया तो एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, राइट डाउन करनी पड़ेंगी। तो एजम्पशंस में क्या है बेटा, आपके जो भी हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स थे वो सारी चीजें कांस्टेंट है, वो सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो इसके अंदर हम क्या मान के चल रहे हैं, फर्स्ट थिंग दैट इज टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस। जैसे मैंने आपको समझाया कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का इफेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट। एक तो ये चीज मान के चल रहे हैं हम, रिमेन कांस्टेंट, ये मानना है हमने, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। देन इज बेटा देयर इज नो चेंज इन इनकम, एक ये भी मान के चल रहे हैं। वैसे तो होता है ना, इनकम में चेंज होता रहता है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि इनकम में चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो नॉट चेंजिंग। ठीक है, बहुत सारी एजम्पशंस ली हैं हमने इस लॉ को प्रूव करने के लिए, लेकिन रियलिटी में इतनी सारी एजम्पशंस होती नहीं है, ये सारी फॉल्स चीजें हैं, हम इनको बस मान रहे हैं, रियलिटी में ये बातें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। देन बेटा नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट। ऐसा हो सकता है हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन हमने लिख लिया कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट एजम्पशंस मीन्स एज्यूम करना। ठीक है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ commodity in near future। So this is about your assumptions, ये आपको as it is learn करने हैं। Next thing is your why does demand curve slope downward। What is next topic बेटा, ये एक न्यू टॉपिक है आपका। Why does demand curve slopes डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, और ये कहाँ पर है आपकी बुक के अंदर, इट इज ऑन योर पेज नंबर 113। इस क्वेश्चन के आंसर में हम सबसे पहला पॉइंट है जो वो क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं सिर्फ बोलकर एक्सप्लेन करूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 3-4 में बताया था कि यूटिलिटी जो है ना वो डिक्रीज होती है। अब यूटिलिटी डिक्रीज होगी, उसकी वजह से जो यूटिलिटी का और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप था नेगेटिव, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी यूटिलिटी कम हो जाएगी। वैसे ही बेटा अब यूटिलिटी कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है ना हमारी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे, marginal is diminishing accordingly for every additional unit to be purchased the consumer is willing to pay less and less price। तो वो कम प्राइसेस पे उसको खरीदना पसंद करेगा क्योंकि उसे पता है उसे यूटिलिटी कम मिलेगी। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने आपको ये समझाया था जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे जो आपकी यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है बेटा, इनकम। आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है, एज इट इज बुक में है वहां से कर देंगे आप। नेक्स्ट इज योर इनकम इफेक्ट। जब इनकम बढ़ती है लोगों की, refers to the quantity demand, real income of the buyer is going to change owing to change in the prices। अगर प्राइसेस कम हो जाए और रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है
कौन सा इनकम इफेक्ट बेटा? रियल इनकम का। कौन सा? रियल इनकम का। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस 20 हैं, तो आप कितनी खरीद पाओगे? 5। लेकिन अगर आपके पास रुपए तो वही 100 है और उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है अगर 10 हो जाए तो आप कितना खरीद पाओगे? 10। तो इस इनकम इफेक्ट की वजह से, जिसमें आपकी इनकम को कांस्टेंट रखा गया है और जो प्राइजेस हैं वो चेंज कर दिए हैं, तो आपकी जो क्वांटिटी है बेटा वो बढ़ गई है। इस इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट की वजह से आपका जो डिमांड कर है वो ऐसा होता है नेगेटिव स्लोप्ड। ठीक है, इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है बेटा? आपका जो आपके बुक में पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है ना, substitution effect refers to substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper। ये भी मैंने आपको समझाया था, जब कम हो जाता है तो आपके सब्स्टिट्यूशन की इफेक्ट से आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है और आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्टॉप्ड आएगा। और आपका जो इनकम इफेक्ट है ना बेटा, ये गुड्स के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। मैंने आपको कल भी बताया था और आज की वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि 3 टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नेसेसिटी गुड्स। सब्स्टिट्यूशन में भी बेटा आपके 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है बेटा। देन इज योर 4th पॉइंट, दैट इज साइज ऑफ कंज्यूमर। ये भी मैंने आपको समझाया था, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इसका जो है रिलेशनशिप, उसमें क्या था? व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स मैनी मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाय इट। अगर प्राइस कम हो जाते हैं, इफ प्राइस डिक्रीज मोर पीपल कैन परचेज, मोर पीपल कैन परचेज। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप्ड है, इनवर्स रिलेशनशिप है। देन इज योर डिफरेंट यूजेस, देन इज योर डिफरेंट यूजेस। बहुत सारे यूजेस होते हैं एक प्रोडक्ट के और उसकी वजह से ही जो है आपस में जो है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ डिफरेंट यूजेस। ठीक है, ये आप सारे पॉइंट्स आपको खुद से एक्सप्लेन करने हैं बुक से, कोई ज्यादा बड़ी चीज इसमें है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एक्सपेक्टेशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं? आज इसके 2 पॉइंट्स हैं, मेनली 3 पॉइंट्स है बेटा। दैट इज योर एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में क्या होता है? जो लॉ ऑफ डिमांड, ऐसी चीजें जिससे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। यहाँ पे हमने नेगेटिव बनाया ना, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसका डिमांड कर्व पॉजिटिव होता है, बढ़ जाता है। तो वो चीजें जो ऐसी कोई स्पेसिफिक चीजें हैं जिनसे लॉ ऑफ डिमांड की वजह से आपके लॉ ऑफ डिमांड की ये जो शेप्स है ये चेंज हो जाती है। नेगेटिव, यूनिवर्सली नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव आता है। दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिमांड। एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिमांड। फर्स्ट थिंग है आपकी आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ये जो डिस्टिंक्शन इफेक्ट है ना बेटा, ये दिया था प्रोफेसर वेबलन ने। किसने दिया था? प्रोफेसर वेबलन ने। कुछ लोग है ना दिखावटी होते हैं, उनको है ना महंगी चीजें रखने का शौक होता है, तो अगर वो उनकी इनकम बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, जब भी उन्हीं चीजों को खरीद के लाएंगे, उनकी कंजप्शन को कम नहीं करेंगे, तो उस केस में
ये जो डिमांड कर्व है आपकी शेप ऐसी शेप हो जाएगी, पॉजिटिव स्लोप की शेप हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कौन से आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन जिससे लोग ये लगे कि उनके घर में अगर वो चीज होगी या वो ये चीज को पहनेंगे या यूज करेंगे तो लोग उनको अलग समझेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा अमीर है या ये बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के लोग हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, तो ऐसे केस में ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से आपका डिमांड कर्व की शेप पॉजिटिव आ जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेप्शन। नेक्स्ट है बेटा आपका गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं अगर प्राइजेस उनके कम हो जाएं तो उनकी क्वांटिटी और कम हो जाती है। ये रियली में गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स, हाईली इंफीरियर गुड्स। लो क्वालिटी, बहुत ज्यादा कम क्वालिटी, लो क्वालिटी, बिल्कुल नीचे क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उनको गिवन गुड्स बोला जाता है। और इसको गिवन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिवन पैराडॉक्स। क्योंकि चीजें सस्ती होती हैं फिर भी लोग नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? वो सोचते हैं हमारा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, ये लोग कितनी सस्ती चीजें का प्रयोग करते हैं। और ऐसी कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो रियली बहुत ज्यादा चीपर होते हैं। देन बेटा थर्ड पॉइंट है आपका इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट, जब कोई अच्छे से जजमेंट नहीं कर पाए, इसमें भी आपका स्लोप पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसका भी देखो शेप अलग हो रही है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, इन केसेस में शेप जो है ऊपर की तरफ जा रही है। सो दिस इज योर इरेशनल जजमेंट। फिर बेटा आपका एक और टॉपिक है जो यहीं बता दूंगी मैं आपको, इतने से स्पेस में सफिशिएंट स्पेस है। डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। अगर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है तो आपका डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शेप का हो जाता है। जैसे मैं आपको इस केस में बताया, इस केस में बताया, तो दोबारा मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ। ये ऐसी शेप हो जाएगी आपके डिमांड कर्व की। कौन से केसेस में? जब आपका डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जो फेल हो जाए। लॉ ऑफ डिमांड फेल कब होगा? इन तीन चीजों में, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, गिवन गुड्स एंड योर इररेशनल जजमेंट। क्लियर बेटा? So this is all about your class today. In next class I will tell you about your page number 115. From page number 115 I will start. So you have to read till page number 121. Today you have to read till page number 121. Tomorrow I will start your topic of page number 115. That is your change in quantity demanded and change in demand. Sixth topic from your book. This I will start tomorrow. Thank you.